स्किन कैंसर के स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या हैं। अगर हम्म। वो सिम्टम्स अकर हो रहे हैं राइट। तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये स्किन कैंसर की स्टार्टिंग है। ओके। हम्म, ये बेसन कर्ड ये सब जो भी होते हैं, ये सब एक्सफोलिएंट्स होते हैं कि इससे आपकी जो डेड स्किन होती है वो निकलेगी तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। हम्म। ऐसा माना जाता है, जो कि एक्चुअली ट्रू भी है। कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे ना, तो मॉनसून में ह्यूमिडिटी की वजह से वो आपके हेयर के बीच में ट्रैप रह जाता है, तो जब ज्यादा टॉक्सिन। तो ऐसा हमें बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्किन के लिए हार्मफुल हैं लेकिन लोग उसको बेधड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। लोगों ने स्टार्ट कर दिया स्किन है। में इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा है। हाँ। जी। ओके। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आजकल लोग फेयरनेस क्रीम के नाम पे इतना स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उससे फेयरनेस आएगी। वो टेम्पररी 1 मंथ की फेयरनेस होती है, और मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन में स्किन जो है आपकी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन की रेज ही, जब सन की रेज ही नहीं पड़ रही तो हम क्यों लगाएं। बट द थिंग इज, अभी आप जो लैपटॉप और मोबाइल यूज कर रहे हैं उससे भी काफी पावरफुल ब्लू लाइट रेडिएशन निकल रहा है, वो आपकी स्किन को डैमेज करती है। तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, उससे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, उससे भी आपको हो सकते हैं। अगर डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन हुआ है किसी की जी। भी स्किन जी। में तो हमें क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम इससे मतलब लॉन्ग टाइम तक बचे रहें। पहले तो हम्म। और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप 1 महीने रात में स्टेरॉइड क्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा उसको अप्लाई ना करें। टोल्यूइन का साइड इफेक्ट है नर्वस सिस्टम पे, और अगर आपके नेल पेंट में ज्यादा टोल्यूइन है तो इससे पेरी ऑर्बिटल और माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन भी देखा गया है। मतलब रेमेडीज होती हैं जी। ये ठीक रहती हैं, सेफ होती हैं, क्योंकि मतलब कि दबा दो इसको, जो उसके अंदर होगा वो हम्म। निकल जाएगा तो ठीक हो हम्म। जाएगा। हम्म। इज इट राइट टू डू? नो। शादी से पहले मैम क्या होता है ना कि ब्राइडल ग्लो पाने के लिए लड़कियां कई एक्सपेरिमेंट्स करती हैं अपनी स्किन पे, राइट। जो कि उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। हम्म। तो आप बताइए मुझे कि द बेस्ट वे क्या होना चाहिए। ओके। अगर एक्ने को ट्रीट करना हो तो क्या बेस्ट वे है उसको, जैसे अगर हमको अपनी स्किन लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रखनी है, ग्लो रहे फेस पे, तो हमको ये स्किन ट्रीटमेंट, स्किन क्योर कौन सी एज से स्टार्ट कर देना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाउ टू मेक योर स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग का सेकेंड एपिसोड, जिसमें आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जो आपकी स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ आपके हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताएंगी कि क्या मेजर रीजन रहता है हेयर लॉस के पीछे और कैसे ठीक कर सकते हैं हम उसे। जरा सोचिए, फेस पर ग्लो हो, बाल सिल्की शाइनिंग और स्ट्रांग हो, ये अब ड्रीम नहीं सच हो सकता है। और इसी राज को खोलने के लिए आज है हमारे साथ डॉक्टर सीपिका, जो एक स्किन डॉक्टर, हेयर एक्सपर्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पिंपल से छुटकारा कैसे मिले, हेयर फॉल को कैसे रोका जाए और स्किन को कैसे बनाए नेचुरल ग्लोइंग, तो इस एपिसोड को मिस मत करना, एंड तक देखना। एक बात और दोस्तों, अगर हमने आपको जरा सी भी नॉलेज प्रोवाइड की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए और भी बेस्ट गेस्ट लाते रहें। एंजॉय द शो। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम, कि आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। ये दरअसल मैम हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जी। स्किन को लेके कि ऑडियंस जो है अपनी स्किन को बूस्ट कैसे करना है, हेल्दी कैसे रखना है, उसके बारे में जान सके। हम्म। बहुत से लोग अवेयर नहीं होते इस चीज़ को लेके, तो आज आप हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। और फर्स्ट तो मैं आपसे मैम ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या होता है ना कि जैसे लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो उनको नहीं पता है कि उनकी स्किन के लिए हार्मफुल हैं। तो ऐसा हमें बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्किन के लिए हार्मफुल हैं लेकिन लोग उसको बेधड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। जैसे स्टेरॉइड क्रीम्स आ गई, बेटनोवेट, पेंडम, ये सब मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो हम्म। लोग इसको ज्यादा लगाते हैं, फेयरनेस क्रीम की तरीके यूज करते हैं। तो इन सब चीजों से स्किन आपकी पतली हो जाती है, खराब हो जाती है। या अगर आप ऐसे क्रीम्स या लोशन यूज कर रहे हैं जिसमें काफी केमिकल्स हैं, पैराबेन है, टोल्यूइन है, तो इन सब केमिकल्स से दिन पर दिन आपकी स्किन खराब हो जाएगी, उस पर धब्बे पड़ जाएंगे, स्किन पतली हो जाएगी, इचिंग होने लगेगी। तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। बिना डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछे आपको कोई फेयरनेस क्रीम, या फिर अगर आपको इचिंग या कोई भी डिजीज हो तो उस पर यूं ही कोई क्रीम नहीं अप्लाई करनी चाहिए। ओके। ये टोल्यून जो आपने बताया ये जी। शायद नेल पेंट्स में यूज़ होता है, राइट। राइट? राइट। ये इज इट कनेक्टेड टू नर्वस सिस्टम, इट हार्म्स? हाँ, टोल्यूइन का साइड इफेक्ट है नर्वस सिस्टम पे, और अगर आपके नेल पेंट में ज्यादा टोल्यूइन है तो इससे पेरी ऑर्बिटल और माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन भी देखा गया है। मतलब उसका नोन एलर्जी होता है, पर बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए मार्केट में अब काफी टोल्यूइन फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ओके। आजकल क्या है ना मैम, जैसे कि यंग एज में ही जी। और यहाँ तक कि लेट 40s या 50s में भी हम्म। एक्ने एक मेजर प्रॉब्लम है लोगों की। जैसे
पहले तो होता था कि यंग एज में हो, लेकिन बूढ़े लोग भी जिनकी ये ज़्यादा है उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है आजकल। इसके केसेस बढ़ गए हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है? हम्म। पहले ऐसा कम होता था? हाँ, पहले कम रहता था, पर अब ये हो गया है कि लाइफस्टाइल लोगों की बहुत खराब हो गई है। लोग आजकल नींद नहीं पूरी करते हैं, तो उससे कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल आपके स्किन को डल करता है, और उससे काफी एक्ने भी हो सकता है। दूसरा, डाइट लोगों का क्लियर नहीं है। लोगों हुँ। को पता नहीं है कि एक्ने के लिए डाइट क्या लेना चाहिए। पानी कम पीते हैं, 1 लीटर पानी में ही दिन भर अपना चलाते हैं। उससे जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट नहीं हो पाते। महिलाओं में आजकल पीसीओडी कॉमन हो गया है, जो कि हार्मोनल अपसेट होता है, उससे भी आपके फेस पे एक्ने आता है। तो उसमें आप घरेलू नुस्खे ट्राई करते हो, और उससे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि पहले रूट कॉज ढूंढना पड़ता है कि वो लाइफस्टाइल है, डाइट है, कि आप जेनेटिकली प्रोन हो, कि आप हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, कि आपको हार्मोनल अपसेट है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक्ने इधर बढ़ गया है। अभी लोग करते हैं, इज़ इट राइट? आप मुझे बताइएगा कि हम्म। कहते हैं कि दबा दो इसको, जो उसके अंदर हम्म। होगा वो हम्म। निकल जाएगा तो ठीक हो हम्म। जाएगा। हम्म। हम्म। इज़ इट राइट टू डू? नो, इट्स नॉट राइट। उससे आपको पिगमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकता है, वहाँ स्कार हो सकता है, गड्ढे पड़ सकते हैं, उसके लिए आपको लेजर कराना पड़ सकता है, या ऐसा पिगमेंट पड़ सकता है जिसपे आप ट्यूब लगाने के बाद भी वो ना जाए, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके। अगर एक्ने को ट्रीट करना हो तो क्या बेस्ट वे है उसको ट्रीट करने और का? डाइट अपनी क्लियर रखनी चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, रिफाइंड ऑयल और बटर ये सब अवॉइड करें। हम्म। डर्मेटोलॉजिस्ट मोस्टली आपको क्रीम्स प्रेस्क्राइब करेंगे। घर में भी आप सैलिसिलिक एसिड या नायासिनामाइड ऐसे सेरम्स या लोशंस यूज कर सकते हैं, जिससे आपका एक्ने कम हो जाए। इसके अलावा अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आपको क्लिनिक में केमिकल पीस, लेजर, लोशंस, केमिकल ट्रीटमेंट्स ये सब होते हैं जो आप करवा सकते हैं, और आपका एक्ने खत्म हो सकता है। हेल्दी डाइट में क्या फॉलो करना चाहिए जिससे कि, जैसे आपने बताया हेल्दी डाइट लें हम्म। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हम्म। तो पहले तो बताइए कि मिनिमम एक हम्म। दिन में हमको कितना वाटर कंज्यूम करना चाहिए, और हेल्दी डाइट में जैसे हम क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? हेल्दी स्किन के लिए वाटर इनटेक कम से कम 3 लीटर्स होना चाहिए, जिससे आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो सके। इसके अलावा फूड में आपको विटामिन सी रिच फूड्स, जैसे कि जो सार फूड्स होते हैं, खट्टे फूड होते हैं, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, लाइम, लेमन्स, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। पिकल्स वगैरह इंडियन पॉपुलेशन में डोमिनेंट है, उसको ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो सॉल्टी होता है, तो उससे आपकी स्किन भी खराब होती है। ठीक है, तो ऐसी जो भी चीज़ें जो नेचुरल है, जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए या लेस ऑयल फूड हो गया, ये सब आपके एक्ने को कंट्रोल में रखते हैं और आपकी स्किन पे ग्लो और शाइन देते हैं। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। इंडिया में ना मैम, कि जैसे गोरेपन को लेके लोगों जी। में एक अलग टाइप का ऑब्सेशन है। हाँ, राइट। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन जो है गोरी हो, तो उसके चक्कर में, गोरेपन के चक्कर में लोग बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, उनकी स्किन को हार्म कर रहे हैं। तो आप बताइए कि पहली बात तो क्या स्किन को गोरा किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो हमको कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो लोग यूज कर रहे हैं वो हार्मफुल हैं? और ऐसे है ना, जैसे कई प्रोडक्ट्स की हाइप बन गई है मार्केट में, हम्म। तो लोग जाएंगे मार्केट से वो परचेज करेंगे और यूज करने लगेंगे। तो ऐसा बताइए कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सेफ हैं यूज करने के लिए हमको? ओके, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आजकल लोग फेयरनेस क्रीम के नाम पे इतना स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उससे फेयरनेस आएगी। वो टेम्पररी 1 मंथ की फेयरनेस होती है, और उसके बाद आपकी स्किन खराब हो जाती है। तो ओके। आपको स्टेरॉइड्स नहीं यूज करना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया था कि बेटनोवेट, पैंडम, ये सब हो गए जो हम्म। स्टेरॉइड है। हम्म। मोस्टली स्टेरॉइड्स क्रीम जो होती है, उसमें एंड में आपको सोन लिखा मिलेगा, SONE। तो आप उससे पहचान सकते हो, जैसे मोमिटासोन, ओके। बेक्लोमिथासोन, ये सब स्टेरॉइड्स हैं। तो हम्म। आप ऐसी कोई चीज अपने फेस पे मत लगाएं जो आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव नहीं है, कि इससे फेयरनेस होगी। उससे आपकी फेयरनेस नहीं होगी, स्किन खराब होगी। घर में आप ऐसे सिरम्स और क्रीम्स परचेज कर सकते हो किसी ऑनलाइन रेप्यूटेड वेबसाइट के थ्रू, जिसमें नायासिनामाइड हो, कम से कम 2% हो, हम्म। ठीक है, और विटामिन सी बेस्ड लोशंस हो। हाइड्रोक्विनॉन आपको कम यूज करना चाहिए, 1 मंथ करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। ओके। और बाकी इन क्लिनिक ऑप्शंस में आपके पास ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, IV ड्रिप्स, ये सब होते हैं। हम्म। उससे आपको फेयरनेस मिल सकती है, और इससे आपका लिवर भी इम्प्रूव होता है, तो उसको आप करवा सकते हैं। पर उसकी जो फेयरनेस होती है दैट इज टेम्पररी, वो 1 साल रहती है, और उसके बाद आपको टॉप अप्स लेने पड़ते हैं। पर क्योंकि वो आपके लिए सेफ होता है और स्टेरॉइड जैसी खतरनाक चीजें उससे नहीं होती हैं, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप ऐसे सिरम्स यूज करिए घर में, जिसमें नायासिनामाइड हो, विटामिन सी हो, कोजिक एसिड हो। ये सब आपके लिए सेफ रहेंगे, और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके पील्स, लेजर्स या इंजेक्शन यूज करिए। ओके। ये जो होम रेमेडीज होती हैं जी। ये ठीक रहती हैं, सेफ होती हैं? क्योंकि मैं रिसर्च जब कर रहा था तो मैंने एक पॉडकास्ट देखा, वो मैम बता रही थी कि जो ये फ्रूट्स वगैरह हैं इनको अगर डायरेक्ट आप, जैसे क्या है ना कि अभी हम्म। मशीन आ गई है, हम्म। उनमें उनको फ्रूट्स को कट करके डालो तो उसका राइट, पल्प राइट। का वो फेस मास्क बना के हाँ, देंगे, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो इज इट गुड टू यूज?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक हफ्ते पहले मेरे पास एक ऐसी एलर्जिक पेशेंट आई थी जिसने फेस पे लेमन जूस लगाया हुआ था फेयरनेस के लिए, पर उसके पूरे फेस पे एलर्जी हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। उसको अगले दिन एक फ्रेंड के फंक्शन में भी जाना था तो वो हम्म, नहीं जा पाई। ओके। तो ये मैं अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ कि जो एक को सूट कर रहा है वो जरूरी नहीं दूसरे को भी सूट करे। हम्म। ठीक है। हम्म। इवन गार्लिक लोग फेस पे लगा देते हैं कि मोज डिजोल्व हो जाए, उसका भी किसी भी डीआईवाई एजेंट से एलर्जी हो सकती है आपको। ठीक हम्म। है। हम्म। इवन आपको बेसन से ड्राइनेस हो सकती है, आप जो कर्ड यूज कर रहे हो स्कैल्प और फेस से उसको भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती, और बिना पैच टेस्टिंग के ये सब चीजें अपने फेस पे बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। ओके, तो वो सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। ओके। हम्म। एक पॉडकास्ट अभी ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा यो, तमन्ना भाटिया का हुआ था। जी। तो उनसे जब पूछा गया कि आपके अगर पिंपल या एक्ने वगैरह होता है तो आप हम्म। होम रेमेडी में क्या यूज़ करते हैं। हम्म। तो उन्होंने बोला कि स्पीड मैं यूज़ करती हूँ। हम्म। इज़ इट सेफ टू यूज़? नो, इट्स नॉट सेफ टू यूज। जो चीज एक इंसान को सूट कर रहा है वो जरूरी नहीं है सबको सूट करे। मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन में जो आपकी स्पिट होती है, थूक होती है, उसमें काफी बैक्टीरिया होता है। कई लोगों की ओरल हाइजीन भी अच्छी नहीं होती है, सो इट कैरीज बैक्टीरिया इन इट। और आप जब एक्ने पे वापस वही लगाओगे तो उससे बैक्टीरिया और ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा और प्रॉपर एक्ने फ्लेयर अप हो सकता है। हम्म। इसलिए इट डजेंट मीन कि जो चीज तमन्ना भाटिया को सूट करी है वो आपको भी सूट करेगी। तो आई थिंक यू शुड अवॉइड इट। ओके। इंडिया में मैम जैसे क्या है ना कि तीनों वेदर होते हैं नॉर्थ इंडिया में। अगर गर्मी है तो गर्मी में भी टेम्परेचर 45-50 तक पहुंच जाता है एक्सट्रीम। हम्म। ठंडी है तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हम्म। तो टेल मी इन तीनों वेदर के हिसाब से हम्म। हमारा स्किन क्योर स्किन ट्रीटमेंट अलग होना चाहिए। बिल्कुल अलग होना चाहिए। ओके। अगर समर्स चल रहे हैं तो आपको हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, हम्म। क्योंकि आप गर्मी है तो आप स्वेट करोगे, हम्म। तो उससे आपके नेचुरल ऑयल्स के साथ पसीना निकल रहा है, तो उसको फिर भी हाइड्रेशन की ज़रूरत है। हम्म। तो आप कोई भी हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सिरम या बॉडी लोशंस मिलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और गर्मियों में भी आई से टू माई क्लाइंट्स कि आप मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करो कि अपने हम्म। नेचुरल ऑयल्स मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फेस बहुत ऑयली है तो आप फेस पे ब्लॉटिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं। मॉनसून्स में क्या होता है कि आपके बाल में काफ़ी स्वेटिंग होती है, आपके स्किन में ह्यूमिडिटी की वजह से स्वेटिंग बनी रहती है, तो वो एक टॉक्सिन बिल्डअप क्रिएट कराता है जिससे आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है, आपकी स्किन ज़्यादा इची इरिटेटेड होती है। तो इसमें आप बहुत ही माइल्ड सोप यूज़ करिए कि आपकी स्किन क्लीन रहे। बहुत लाइट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करिए ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर की जगह। और जो आपका स्कैल्प है उसमें जो इचीनेस है, इरिटेशन है, उसको अवॉइड करने के लिए आप महीने में 1-2 बार कीटोकोनाजोल शैम्पू हम्म। यूज कर सकते हैं। आपको आराम से ओवर द काउंटर मिल जाएगा। और इसके अलावा एसएलएस फ्री शैम्पूज, जो डिटर्जेंट फ्री शैम्पूज होती हैं, आप उसको यूज करिए तो आपको टॉक्सिन बिल्डअप्स नहीं होंगे, आपके स्वेटिंग से इचिंग नहीं होगी स्कैल्प में। और जो आपने बोला विंटर में आपको क्या यूज करना चाहिए, तो विंटर में आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है तो आप वाटर बेस्ड लोशंस यूज कर सकते हैं, हम्म। पर मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन में हम्म। स्किन जो है आपकी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। हम्म। तो उसमें ऑयल बेस्ड लोशंस या क्रीम्स आपको फेस पे यूज करना चाहिए। फेस वॉश अपने माइल्ड रखिए, बहुत माइल्ड फेस वॉश जो कि एसएलएस फ्री हो, डिटर्जेंट्स फ्री हो, हम्म। ऐसे आप फेस वॉश यूज करिए। ठीक है। ओके। तो ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं आप। बेसिकली इसमें आपको फेस वॉश, लोशन, मॉइस्चराइजर, क्रीम्स का ध्यान रखना होता है। बाकी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आजकल आप ऑनलाइन डर्मेटोलॉजिस्ट को रीच कर सकते अभी जैसे अगर आपको बताना हो कि कोई भी है जो क्लिनिक नहीं जा सकता, हैं। राइट। अगर उसको चेक करना हो कि उसकी स्किन हेल्दी है या नहीं, तो हम्म। कैसे चेक कर सकता है वो? आजकल सारे डॉक्टर्स के पास ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन ऑप्शन होता है। उसमें आप व्हाट्सएप पे या उनको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करके किसी स्पेशल मेडिकल एप्स पे आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसमें आप वीडियो और टेक्स्ट और फोटो सब कुछ भेजें तो इससे एक प्राइमरी कंसल्टेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। कई बार आपको लगता है कि ये सिर्फ स्किन ड्राइनेस है और वो एक्जिमा हो सकता है, लाइकन प्लेनस हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज हो सकती है, सोराइसिस हो सकती है। हम्म। तो आपको आराम से टेली कंसल्टेशन से पता चल सकती है। जिनकी मैम ड्राई स्किन है या एक्जिमा है जिनको, टेल मी, क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट या कोई हैबिट जो वो डेली फॉलो करें जिससे उनको थोड़ा रिलैक्सेशंस मिले उसमें? ड्राई स्किन और एक्जिमा स्किन में कभी भी सोप नहीं यूज करना चाहिए। अब कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं सोप नहीं यूज करूंगा तो मैं नहाऊंगा कैसे। हम्म। तो एग्जैक्टली। उसके लिए सिंडेड बार मार्केट में आते हैं जो हम्म। आपके सोप के प्राइस के बराबर होते हैं, पर वो डिटर्जेंट फ्री सोप होते हैं, एकदम साबुन जैसे ही दिखते हैं। आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर डिटर्जेंट फ्री बॉडी वॉश आजकल आराम से आपको कॉस्मेटिक शॉप्स में मिल जाता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। हम्म। इसके अलावा कोई ऑयल
बेस्ड लोशन यूज करिए, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करिए, वो आराम से आपको हर ब्रांड में आजकल मिल जाएंगे। हम्म। और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप 1 महीने रात में स्टेरॉइड क्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा उसको अप्लाई ना करें। और ओके। वाटर हाइड्रेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हेल्दी स्किन के लिए 3 लीटर्स वाटर इज नेसेसरी, इसमें 1-2 लीटर आप और ऐड ऑन करेंगे तो इसमें आप 4-5 लीटर कम से कम पानी रोज पीजिए। ओके। अभी मैम क्या है ना कि जैसे बहुत से लोग सनस्क्रीन को लेके अवेयर हम्म। नहीं है। कई लोगों का तो ये एक्सक्यूज होता है कि मैं जब घर से निकलते नहीं हूँ तो मैं क्यों यूज़ हाँ, करूँ। क्यों यूज करूँ, हाँ, हाँ। तो आप मुझे बताइए कि हमको सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए और क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्या बेनिफिट है हम्म। उसका हमारी स्किन के लिए। हाँ, इंडिया में सबसे बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन की रेज ही, जब सन की रेज ही नहीं पड़ रही तो हम क्यों लगाएं। हम्म। बट द थिंग इज, अभी आप जो लैपटॉप और मोबाइल यूज कर रहे हैं उससे भी काफी पावरफुल ब्लू लाइट रेडिएशन निकल रहा है, वो आपकी स्किन को डैमेज करती है। हम्म। इसके अलावा आपके घर में जो विंडो पेन्स हैं उनके थ्रू भी यूवी लाइट क्रॉस कर रही है, आपके स्किन पे पड़ रही है। तो हम्म। इससे आपको एजिंग होती है, पिगमेंटेशन होता है, जल्दी अर्ली रिंकल्स पड़ते हैं और इवन स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो ओके। इसके लिए आपको सनस्क्रीन यूज करने की बहुत जरूरत है कि आप 3-3 घंटे पे सनस्क्रीन रीअप्लाई करें। नहीं कर पा रहे हैं तो 6 घंटे 8 घंटे पे, या फिर जब आप घर में लैपटॉप मोबाइल चला रहे हैं उसके पहले जरूर लगा लें। क्योंकि आपने विंटर्स में देखा होगा कि महिलाओं को झाई अधिक होती है। हम्म। इवन पुरुषों में भी आजकल वो सिर्फ मोबाइल चलाते हैं तो झाई होने लगती है, बल्कि वो पूरे टाइम ऑफिस में बैठते हैं। हम्म। तो ये नोन है कि आपको मोबाइल से वैसा ही पिगमेंटेशन होता है जैसे आपको बाहर निकल के सनस्क्रीन ना लगाने पे होता है। ओके। ये जो आपने बताया जैसे झुर्रियाँ हम्म। और एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह भी आती हैं, राइट, राइट। ये मेडिसिन से क्योर की जा सकती हैं कि इसके लिए इंजेक्ट ही करवाना पड़ेगा। क्योर नहीं किया जा सकता, उसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे अगर किसी की बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं तो आप उसमें रेटिनॉल दे सकते हैं, नायासिनामाइड, जिंक, ये सब दे सकते हैं। हम्म। इसके ओरल सप्लीमेंट्स आते हैं और टॉपिकल क्रीम्स भी आती हैं। उसको आपको रेगुलर यूज़ करना होता है। अगर आप इरेगुलर हो तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। हम्म। रेटिनॉल इसमें सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। पर अगर आपको प्रॉपर अपने चेहरे की झुर्रियों का रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए बोटॉक्स, फिलर्स, यही सब उपयोगी होते हैं। जो लोग इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाहते वो लेजर्स, पील्स, ये सब करा के काफ़ी हद तक एंटी एजिंग पा सकते हैं। अगर डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन हुआ है किसी की जी, भी स्किन जी। में तो हमें क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम इससे मतलब लॉन्ग टाइम तक बचे रहें। पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है उससे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। अगर आप हम्म। थायराइड के पेशेंट हैं उससे भी आपको हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, आपकी हाइड्रेशन में कमी है, आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं, आपका डाइट बहुत ख़राब है, आप लगातार बाहर जंक फूड खा रहे हैं, इन सब से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। हम्म। पिगमेंटेशन भी आजकल 80% पेशेंट्स में हार्मोनल अपसेट की वजह से होता है। जब ओके। आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी, आप प्रॉपर्ली सोओगे नहीं, आप कुछ भी खाओगे, तो आपके हार्मोन्स आउट ऑफ रेंज होने लगते हैं और उससे आपके स्किन पे पिगमेंटेशन होने लगता है। दूसरा, सनस्क्रीन हमेशा लगाएं। सनस्क्रीन आपके डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन दोनों को रोकती है और कम करती है। सो इट्स अ गुड प्रिकॉशन कि यू ऑलवेज यूज योर सनस्क्रीन और आपकी डाइट क्लियर रहे, इससे अगर बच हम सकते हैं। सनस्क्रीन का जैसे वो करें, हम्म। सिलेक्शन करें, तो जी। हमें क्या चेक करना चाहिए उसमें कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कितना एसपीएफ नॉर्थ इंडिया के लिए बेस्ट है। एवोबेंजॉन होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अपने सनस्क्रीन में चेक करना चाहिए। इसके अलावा एसपीएफ 30 से इंडियन स्किन में यूज करना चाहिए। 30 के नीचे एसपीएफ फालतू होते हैं जो इंडियन स्किन के लिए बने होते हैं। हम्म। एसपीएफ 30 से 50 डेली यूज के लिए सेफ होता है। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया था, पैराबेन, टॉल्यूइन, ये सब देखना चाहिए कि ऐसे कोई हैवी केमिकल्स तो नहीं पड़े हैं जो लॉन्ग टर्म आपकी स्किन और ज्यादा खराब कर दें। हम्म। इसके अलावा PA++ या PA 4 टाइम्स प्लस आपको आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट में रहता है या फिर आगे प्रिंट रहता है, उसको आप देख के समझ सकते हैं कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है जो पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगा, ब्लू लाइट से भी, यूवीए रेस से भी, हार्मफुल रेस से भी, इवन लैपटॉप और मोबाइल की ब्लू रेस से भी। हम्म। तो वैसे इंग्रेडिएंट्स देख के आपको सनस्क्रीन लेना चाहिए। अगर अभी जैसे सिलेक्शन करना हो तो कुछ प्रोडक्ट्स के नाम इफ़ यू में हम्म। तो बताइए जैसे जो ऑडियंस डायरेक्ट जाके परचेज कर सके और वो सनस्क्रीन बेस्ट है उसके लिए। आई शील्ड जी एक अच्छा सनस्क्रीन है। इसमें आपको ग्लूटाथियोन भी मिल जाता है, विटामिन सी भी मिल जाता है, वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स विद सनस्क्रीन मिलते हैं। फोटो स्टेबल अच्छा है। ये सब ब्रांड्स आप यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। मोस्टली आपको SPF 50 के कवरेज देते हैं। और सन फार्मा, सिप्ला, एकोजमा, ये सब काफी अच्छे ब्रांड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ओके। अभी बारिश का मौसम है मैम, तो इस मौसम में क्या ना अब रहता है ना कि मेन प्रॉब्लम है इचिंग, फंगल इन्फेक्शन जो हम्म। ज़्यादा लोगों में होता है। जी। तो इसके लिए क्या हमें बेस्ट ट्रीटमेंट फॉलो अप करना चाहिए जिससे कि
ये चीज़ें हमको ना कर हो। बॉडी के लिए ऑन एंड ऑफ आप कीटोकोनाजोल सोप यूज कर सकते हैं, फंगल डस्टिंग पाउडर आप यूज कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। जैसे अंडर आर्म्स हो गए, बैक हो गए, इन सब पे आप डस्ट करके कपड़े पहन सकते हैं। शैम्पू के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कीटोकोनाजोल शैम्पू, वो सब आप ट्राई कर सकते हैं कि उससे आपके मॉनसून में स्कैल्प भी क्लियर रहे और उसमें डैंड्रफ भी ना हो। और आपको माइल्ड लोशंस फॉलो करने चाहिए जो वाटर बेस्ड हो, तो इससे आपको जल्दी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। अभी जैसे अगर डंडा वगैरह हुआ है किसी को, तो होम रेमेडीज लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते जी। हैं कि बहुत से लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है कि अगर डैंड्रफ है तो दही और लेमन मिक्स करके लगा लो हम्म। तो वो ठीक हो जाएगा। हम्म। इज इट गुड टू यूज? नो, इट्स नॉट गुड टू यूज, क्योंकि लाइम से आपका स्कैल्प इरिटेट हो सकता है। उसकी पीएच भी अलग होती है कर्ड से। और ओके। जो कर्ड होता है उससे आपका डैंड्रफ और बढ़ सकता है, क्योंकि हम्म। वो अगर पुराना कर्ड हुआ, फ्रेश कर्ड नहीं हुआ, तो वो प्रोबायोटिक्स के इफेक्ट देने की जगह आपका डैंड्रफ और बढ़ा देगा, और ज्यादा आपके जो मेलासीजिया फर्फर जो फंगस है जो आपके डैंड्रफ के लिए नोन है, वो हम्म। फिर उसी कर्ड पे फीड करने लगेगी और आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डीआईवाई ऑप्शंस यूज करने की जगह यू कैन यूज कीटोकोनाजोल शैम्पू ऑन एंड ऑफ इन मॉनसून्स। ये जो अभी आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत से लोगों में प्रॉब्लम है ये कि राइट। जो है हेयर फॉल की, जैसे आई थिंक मुझे भी है। तो हम्म। ये ऐसा क्या है कि अभी इस टाइम पे हेयर फॉल ज़्यादा होने लग रहा है? इज इट इन्वायरमेंटल इशू कि लेथार्जिक लाइफ स्टाइल हो गया है, या कुछ और? सब कुछ इसके लिए जिम्मेदार है, एनवायरनमेंट भी, जेनेटिक्स भी, पॉल्यूशन भी, इन सब का आपके हेयर फॉल पे रोल रहता है। आपको पता चला होगा कि पॉल्यूशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा है। जेनेटिक्स भी हम काफी इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी खुद की लाइफस्टाइल आजकल बहुत अच्छी नहीं होती है। आप टाइम से सोते नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता रहता है, वो आपकी बॉडी को कांस्टेंट स्ट्रेस में रखता है और उससे आपका हेयर फॉल और ज्यादा होने लगता है। तो काफी चीजों की कमी भी हो सकती है, जैसे कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो, मिनरल डेफिशिएंसी हो, या जेनेटिक हेयर फॉल चला आता हो आपकी फैमिली में, तो उससे भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो ओके। इन सब का प्राइमरी कॉज फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फॉलोइंग अ गुड डाइट, प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी होती है और हेयर आपके प्रोटीन से बिल्डअप होते हैं। हम्म। तो उसकी वजह से भी आजकल हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी कार्बोहाइड्रेट रिच कंट्री, तो एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट डाइट, और काफी लोगों का डाइट ही नॉर्मल करने से हेयर फॉल रुकने लगता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मैम, डज वाटर प्ले अ वाइटल रोल इन हेयर फॉल? क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया कि अभी लखनऊ का वाटर इज़ हार्ड वाटर, राइट? राइट। तो ये अफेक्ट करता है हेयर फॉल को? हार्ड वाटर इफेक्ट करता है हेयर फॉल को। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम काफी ज्यादा होता है सॉफ्ट वाटर की तुलना में। हम्म। तो उससे आपका हेयर फॉल होने लगता है। आप शैम्पू सोप कुछ भी यूज करोगे वो प्रॉपरली लैदर नहीं करेगा, उसमें झाग नहीं बनेगा। हम्म। तो उससे आप पहचान सकते हो कि ये हार्ड वाटर है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि आप सॉफ्ट वाटर मशीन्स आती हैं, हम्म। ठीक है, आप उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, या आपके जो होम प्यूरिफायर्स हैं, केंट हो गया या बिस्लरी की बॉटल्स हो गई, ये सब आप यूज कर सकते हो शैम्पू करने के लिए। हम्म। जब भी आप शैम्पू करें आप उस वाटर की यूज करें, तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये जो मार्केट्स में प्रोडक्ट्स आते हैं कि ये शैम्पू लगाओ तो हम्म। डैंड्रफ कम हो जाएगा या हेयर राइट। फॉल एकदम रुक जाएगा, राइट। ये वर्क करते हैं कि स्कैम है ये? कुछ वर्क करते हैं, कुछ स्कैम है, क्योंकि आपको इसमें भी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखनी पड़ेगी। अगर उसमें आपके ऐसे पेप्टाइड्स हैं, कैफीन्स हैं, सॉ पॉलमेटो हैं, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। पर अगर उस पे सिर्फ डीएचटी ब्लॉकर लिखा हुआ है और ये प्लेन शैम्पू है जो काफी लेदर क्रिएट कर रहा है, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज जस्ट अ स्कैम। ओके। मैम, कुछ चीज़ें हैं, आई डोंट नो ये फैक्ट है कि मिसनॉमर है। मैं वन बाय वन आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइएगा ये फैक्ट है या मिसनॉमर है। ओके। फर्स्ट वन इज, बारिश के मौसम में लोगों का कहना होता है कि हेयर फॉल बढ़ जाता है। इज इट राइट? और अगर ऐसा है देन व्हाई इज इट सो? हाँ, इट इज़ ट्रू, क्योंकि आपका स्वेट ट्रैप हो जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना, तो मॉनसून में ह्यूमिडिटी की वजह से वो आपके हेयर के बीच में ट्रैप रह जाता है। तो जब ज़्यादा टॉक्सिन बिल्डअप हो जाता है, स्वेट बिल्डअप हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे, तो हेयर के लिए वो एक लोड हो जाती है। इट्स अ लोड ऑन योर स्कैल्प। तो उसके बाद हेयर फॉल होने लगता है, क्योंकि बॉडी आपको बताती है कि मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, यू हम्म। हैव टू क्लियर आउट योर स्कैल्प। तो ऑब्वियसली मॉनसून में हेयर फॉल बढ़ जाता है, और इसके लिए मैंने जैसे आपको बोला, आप क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं या कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका डैंड्रफ भी क्लियर हो जाएगा और स्वेट भी क्लियर हो जाएगा। ओके। सेकेंड वन इज कि विंटर में स्किन फटने लगती है, जो राइट। कि सही है, हम्म। हर लोगों को प्रॉब्लम होती है। राइट। आप मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है और बेस्ट ट्रीटमेंट उसके लिए क्या है?
विंटर में क्या होता है कि आसपास की आपकी जो एयर होती है दैट इज कूल इनफ, कूल हम्म। एंड ड्राई, उसमें आपको वो वाटर कंटेंट नहीं फील होगा जैसे गर्मियों में ह्यूमिड एयर में होता है। तो हमारी स्किन जो है अपने आप को बैलेंस करने के लिए उसके अंदर का जो नेचुरल ऑयल होता है वो बाहर पुल आउट हो जाता है एनवायरनमेंट में, कि बाहर की एयर क्योंकि ड्राई है तो हमारी स्किन उससे कंपेंसेट करती है, तो हमारी खुद की स्किन भी ड्राई हो जाती है। हम्म। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्क्वेलिन और सेरामाइड बेस्ड इंग्रेडिएंट लोशंस लगाइए। इसको लगाने से विंटर में आपकी स्किन हेल्दी और अच्छी रहेगी और नेचुरल ऑयल्स भी ट्रैप्ड रहेंगे। लोगों में एक कॉमन साइकी है मैम कि अगर प्रोडक्ट कॉस्टली है तो वो हम्म। अच्छा ही होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम्म। आपको बस इंग्रेडिएंट देखना होता है, मतलब 5 रुपए की टैबलेट भी बढ़िया काम कर सकती है 50 रुपए की टैबलेट की जगह। सेम अकर्स विद क्रीम्स, अगर उसमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, इट इज़ अ नॉन मिनिमल ब्रांड, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत हाई इंग्रेडिएंट, हाई प्राइस लिस्ट, हाई क्वालिटी क्रीम्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। हर मंथ शैम्पू चेंज करना चाहिए? ऐसा लोग मानते हैं कि हर मंथ अगर शैम्पू चेंज कर दो तो उसका इफेक्ट अच्छा रहता है। नहीं, सबको ये सूट नहीं करता। अगर एक बार आपके हेयर और स्कैल्प को एक शैम्पू सूट कर गया है तो आपको उसको लॉन्ग टर्म फॉलो अप करना चाहिए, हम्म। क्योंकि ऐसे आप बस एक्सपेरिमेंट करते रहोगे और उससे आपका और हेयर फॉल और स्कैल्प पीएच कर बढ़ा सकता है। ओके। गांव साइड आपने देखा होगा मैम, सुना भी होगा, जब शादी वगैरह होती है ना तो वो जी। एक मिक्सअप करके लगाते हैं उसका, बेसन और हल्दी का। राइट, 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 तो हाँ। वो सेफ रहता है यूज़ स्किन करना? ग्लोइंग के लिए हाँ उसको हाँ हाँ। बोलते हैं, और हाँ। शायद उसको उपटन वगैरह बोलते जी, हैं। जी, जी, जी। तो वो सेफ है यूज़ करना, लगाना चाहिए लोगों को? हल्दी, बेसन, कर्ड, ये सब जो भी होते हैं ये सब एक्सफोलिएंट्स होते हैं, कि इससे आपकी जो डेड स्किन होती है वो निकलेगी तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। हम्म। ऐसा माना जाता है, जो कि एक्चुअली ट्रू भी है। मतलब ओके। विलेज साइड से हमारी बहुत सारी सारी चीजें जो निकली हैं दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक एंड हर्बल थिंग्स, हम्म। राइट। हम्म। तो ये आपकी स्किन एक्सफोलिएट कराता है, पर ये आई थिंक 80% लोगों को सूट करता है, नॉट 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। हम्म। क्योंकि आपको हल्दी से भी एलर्जी हो सकती है। जरूरी नहीं है जो हल्दी आप खाने में खा रहे हैं वो आपको टॉपिकली प्रॉब्लम नहीं करेगी, वो हम्म। फेस पे आपको एलर्जी दे सकती है। बेसन से कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है। स्पेशली कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं, एक दिन पहले उन्होंने बेसन लगाया है, एक दिन बाद उनको इतना ज़्यादा ड्राइनेस और स्किन पीलिंग हो रही है, स्किन अचानक से ओवर एक्सफोलिएट करने लगी है। तो इन सब चीज़ों के पहले आपको पैच टेस्टिंग जरूर कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये DIY ऑप्शंस अपनी शादी या फंक्शन के पहले यूज़ करें। ये जो प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जिन पे हम्म। मेंशन रहता हुआ है कि ये हर्बल है, नेचुरल जी, है, जी। ये ऐसा होता है कि मार्केटिंग ही है सिर्फ? कुछ तो मार्केटिंग गिमिक ही होती है, पर नथिंग इज 100% हर्बल और 100% नेचुरल, दैट इज फॉर श्योर। बिकॉज अगर आप कुछ भी नेचुरल भी कुछ कर रहे हो तो उसमें आपकी कुछ ना कुछ मिलावट होगी, कोई ना कोई केमिकल आप यूज करोगे प्रिजर्वेटिव के लिए, उसकी बॉन्डिंग के लिए, कि सारे प्रोडक्ट्स कंबाइन हो जाए, यू विल यूज सम इंग्रेडिएंट और सम कैरियर। तो कुछ भी नेचुरल हर्बल नहीं होता, और नेचुरल हर्बल का मतलब ये नहीं होता कि वो 100% आपकी स्किन के लिए सेफ है। ओके। इवन जैसे मैंने आपको बताया हल्दी से आपको एलर्जी हो सकती है टॉपिकली, तो किसी भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से आपके चेहरे पे एलर्जी हो सकती है। टेल मी मैम कि हमारी बॉडी क्या इतनी कैपेबल है कि अगर जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट्स लगाना बंद कर दें तो क्या वो ऐसे हार्मोन सिक्रेट्स करके या बॉडी बैलेंस करके स्किन को हेल्दी रख सकती है? हाँ, वो रख सकती है, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। पर श्योर। अभी इतना पॉल्यूशन है कि कुछ टाइम, जैसे 1 महीने 2 महीने, वो अपने आप को क्लीन आउट करने के बाद फिर उस पर पॉल्यूशन का लोड पड़ने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप कुछ स्किन सेफ इंग्रेडिएंट्स, क्रीम्स, ये सब यूज करिए कि लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन स्वस्थ रहे। और हम्म। जैसे कि मान लीजिए आपने सनस्क्रीन यूज करना बंद कर दिया, तो आगे 4-5 साल बाद आपको प्री मैच्योर एजिंग होने लगेंगी, रिंकल्स आने लगेंगे, पिगमेंटेशन होने लगेंगे, क्योंकि यूवी रेज आर स्टिल देयर, राइट। ओके। तो उससे आपकी स्किन डैमेज होती रहेगी। और अगर आपकी स्किन प्रोन है कि एक एनवायरनमेंट में इट इज ड्राई, एक में ऑयली, और आप प्रॉपर मॉइस्चराइजर क्रीम्स नहीं लगा रहे हो, तो उससे भी आपकी स्किन खराब होने लगेगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए इट्स ओके, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। ओके मैम, लेट्स टॉक अबाउट सनलाइट। लोग कहते हैं कि धूप जो है स्किन के लिए अच्छी भी है, हम्म, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। हम्म। तो कौन सी धूप हमारे लिए बेस्ट रहती है कि हमको उसमें बैठना चाहिए? और कई लोगों का मानना भी होता है कि अगर विटामिन डी की कमी है तो धूप में बैठ जाओ, जो है डिफिशियंसी है पूरी हो जाएगी। ऐसा होता है? बॉडी कैपेबल है कि जो धूप आप ले रहे हैं उससे वो विटामिन डी जो कमी है पूरी हो जाए? अर्ली मॉर्निंग की जो सनरेज होती हैं वो अगर आप पीठ की तरफ से करके बैठते हो तो विटामिन डी उसमें ज़्यादा बनता है। पीठ हम्म। की तरफ से क्यों? उसमें एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा देखा गया है रिसर्चेस में, और दूसरा आपके स्किन पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती, काफ़ी अवॉइड करते हैं। हम्म। बल्कि लोग ऐसे भी करते हैं कि सनस्क्रीन लगा लिया फेस और हाथ पे और उसके बाद बैठे हैं, तो इससे टैनिंग नहीं होगी, स्किन कैंसर के खतरे कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप सन प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हो और धूप में बैठ रहे हो तो उससे आपको स्किन कैंसर के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो इससे आपका विटामिन डी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और आप जो है सनस्क्रीन के
फ़ायदे भी उठा सकेंगे। इसके अलावा सारे स्किन क्लिनिक्स आजकल विटामिन डी सप्लीमेंट अलग से लिखते हैं। तो अगर आप बहुत हैवी सनस्क्रीन यूज़र हो, क्योंकि आजकल सब बिजी हैं, कोई ऑफिस, कोई स्कूल, कोई कहीं, हाँ श्योर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह इतना कर ही पाओ, तो यू कैन टेक द सप्लीमेंट्स और साथ में आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। कितने टाइम लगानी चाहिए सनस्क्रीन हमको दिन में, एक दिन में? अगर आप SPF 30 या 50 यूज़ कर रहे हैं तो 3 आवरली सनस्क्रीन आइडियली रिपीट करना चाहिए, पर हर कोई 3 घंटे पे नहीं लगा सकता। हम्म। तो 6 घंटे या 8 घंटे पे भी आप रिपीट कर सकते हैं। आप कोई ऐसा कॉम्पैक्ट स्टिक या सनस्क्रीन स्प्रे रख सकते हैं अपने बैग में या अपने कार में, जिसको आप स्प्रे करके यूज़ कर सकें। और 2 फिंगर पूरा यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन फेस और नेक के लिए। तो यू हैव टू रिमेंबर 2 फिंगर सनस्क्रीन प्लस 6 to 8 आवर्स यूज़ एवरी डे। क्या एसी हमारी स्किन के लिए हम्म। हार्मफुल है? हाँ, एसी हार्मफुल होता है स्किन के लिए, क्योंकि इट्स गिव्स यू कोल्ड एयर जिसमें काफ़ी ह्यूमिडिटी नहीं होती। तो हम्म। जैसे मैंने आपको विंटर वाला कंसेप्ट बताया है कि स्किन से नेचुरल ऑयल्स बाहर निकलने लगते हैं और स्किन ड्राई होने लगती है, वैसे ही लॉन्ग टर्म एसी के एयर में भी आपके साथ होता है। और जो लोग मैम जैसे कॉर्पोरेट जॉब में हैं, उनका तो पूरा दिन ही एसी में ही बीतना है, राइट, राइट। तो उनको अपनी स्किन को फिर कैसे क्योर करना चाहिए? उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप पहले हियालुरोनिक एसिड सीरम लगा लें हम्म। या ग्लिसरीन लगा लें, और उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगाइए। उससे जो मॉइस्चराइजर है वो आपके स्किन में ट्रैप रहेगा और एक शील्ड बनी रहेगी वाटर की इन दोनों के बीच, जिसे आप सैंडविच मेथड कहते हैं। और इससे आपकी स्किन की नेचुरल ऑयल्स ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगी, ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होंगी और आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। तो ओके। सुबह निकलने से पहले आप अपने फेस पे पहले हियालुरोनिक एसिड सीरम, उसके हम्म। बाद एक कोई अच्छा हैवी मॉइस्चराइजर, और लास्ट में सनस्क्रीन निकाल के निकलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमको बताइए जो लोग डेली यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो उनकी स्किन के लिए हार्मफुल हैं। वो या तो इसे इस वजह से फॉलो कर रहे हैं कि ये मिसनॉमर है, गांव में किसी ने बता दिया, या हम्म। उनको उसकी जानकारी नहीं है। जैसे सबसे ज़्यादा इस वक्त विलेज में स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो हम्म। मोस्टली फेयरनेस क्रीम नाम से ही आते हैं, तो लोग उससे लगाने लगते हैं और उसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता। एक तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने फेस पे नींबू रगड़ने लगते हैं, हल्दी रगड़ने लगते हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट जो वो घर में यूज़ करने लगते हैं, इवन चाय पत्ती तक रगड़ते हैं कि हम्म। उससे फेयरनेस आ जाएगी। ठीक है। इवन संतरे से मैंने बहुत हैवी हैवी एलर्जीज देखे हैं, तो ये सब चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत लोग टूथपेस्ट को अपनी नाक पे लगा लेते हैं कि इससे ब्लैक हेड्स चले जाएंगे, डेली टूथपेस्ट लगाते हुए वो लोग करते हैं, या ब्रश लेके बहुत ज़्यादा लिप पे रगड़ने लगते हैं। तो इन सब से ओवर एक्सफोलिएशन होने लगता है। हम्म। इवन लोग अखरोट का पाउडर बना के और संतरे के छिलके का पाउडर बना के फेस पे स्क्रब करते हैं। हम्म। वो फेयरनेस की जगह ओवर एक्सफोलिएट करता है और आपके स्किन पे माइक्रो टीयर्स हो सकती है। ये सब जनरल यूज चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे नाक पे टूथपेस्ट नमक लगा लेना, फेस पे कोई भी खाने की चीज़ लगा लेना, इससे लॉन्ग टर्म एलर्जी और डैमेज होती है। अभी मैम एक ट्रेंड में है, आपने देखी होगी शायद रील वगैरह, उसमें क्या है ना, वो मॉर्निंग में उठते हैं और जी। बाउल लेंगे, उसमें आइस डाल के उसको राइट, फेस राइट। डिप करेंगे, हाँ। और उसके बाद जो है केले का छिलका राइट। फेस पे लगाएंगे। हाँ। ये ठीक रहता है? और ये बाउल में बर्फ डाल के फेस डिप करते हैं, इसका क्या लॉजिक है? हाँ, इससे पोर्स आपके श्रिंक कर जाते हैं, स्किन थोड़ी ज़्यादा शाइनी हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन में आइस जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, हम्म। नसें क्लोज करता है। तो आपके जो गड्ढे हैं, जो पोर्स हैं, वो लेस विजिबल होते हैं और फेस का ग्लो काफ़ी अच्छा होता है। पर अगर आपने इसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए कर लिया, आपने फेस डिप करके, आप अपनी ब्रीदिंग होल्ड करके काफ़ी लंबे टाइम तक अंदर रखे हो, तो इससे आपको कोल्ड बाइट भी हो सकता है, स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं, पेन हो सकता है अंदर, आपको आपको हेड पेन हो सकता है, आई पेन हो सकता है। तो काफी लंबा इसको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी यूज करें, फंक्शंस के पहले यूज करें, या आपने वीक में 2-3 दिन का कॉम्बिनेशन बना लिया कि 3 दिन यूज करना है, बाकी दिन अवॉइड करना है, ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो केले का छिलका वाला आप बोल रहे हैं, हम्म। कि इवन बनाना या उसका जो भी होता है पील, वो दोनों यूज कर सकते हैं। पर उसमें क्या होता है कि बेसिकली प्रोटीन होता है, जिसके लिए लोग यूज कर रहे हैं कि प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाएगा। पर जो आप खा रहे हो, जरूरी नहीं कि उसका मॉलिक्यूल इतना छोटा हो कि वो टॉपिकली भी आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए। हाँ श्योर। तो ऑब्वियसली आई थिंक कि बस कोल्ड बाउल थिंग इज गुड। पर ये जो आप बाकी चीजें जो आप लेप बना के लगा रहे हो या मास्क बना के लगा रहे हो, इसका जरूरी नहीं है कि आपको कोई फायदा हो। इट विल जस्ट गिव अ बिट ऑफ हाइड्रेशन टू योर फेस, बट नॉट एनी अदर बेनिफिट्स। वो मुझे लगता है ना कि जैसे एक ने फॉलो किया, उस पर कुछ ज़्यादा लाइक्स आ गए, हम्म। तो ट्रेंड के चक्कर में हाँ, सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया स्किन है। में इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा है। हाँ। जी। ओके हम्म। मैम, जैसे अगर हमको अपनी स्किन लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रखनी है, ग्लो रहे फेस पे, तो हमको ये स्किन ट्रीटमेंट, स्किन क्योर कौन सी एज से स्टार्ट कर देना चाहिए? और कौन कौन से मतलब जैसे आते हैं ना कि सेवेंथ स्किन केयर रूटीन
और 10th स्किन केयर रूटीन ये सब आ गए हैं, तो इसके बारे में बताइए हमें। 6 महीने के बच्चे से सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने? 6 महीने। ओके। जैसे बच्चा 6 महीने का होता है, हम्म। ब्रिटेन में बच्चा जैसे ही पैदा होता है वैसे ही उसे सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देते हैं, पर ओके। इंडिया में अभी भी काफी मिथ है और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम्म। तो हम लोग बताते हैं 6 मंथ से सनस्क्रीन यूज करनी शुरू कर देनी चाहिए। बेबी सनस्क्रीन आते हैं सेबामेड वगैरह के, ओके। वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी स्किन केयर है वो आपको प्रॉपर 20 ईयर्स से तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, क्योंकि आपके स्किन में जो कोलाजन लॉस वगैरह होता है जिससे आपकी एजिंग होती है, ये सब आपकी 20 ईयर्स से शुरू हो जाती है, तो आप उसको करें। और जो आपने ये बोला है 6 ईयर्स, 7 लेयर्स, 10 लेयर्स जो भी है, ये सब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी इस वक्त स्किन लाइन में ट्रेंड कर रही है। हम्म। मुझे लगता है आपको एक प्रॉपर फेस वॉश के बाद ड्राई करके सेरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, क्योंकि आप अपने स्किन को भी इतना कंफ्यूज नहीं कर सकते। एक प्रोडक्ट आपने अगर लगाया वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो गया, हम्म। उसके ऊपर आपने दूसरा लेयर लगाया, उसका उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जितना उसका अकेले लगाने पे होगा, हम्म। राइट? हम्म। क्योंकि 100% एक चीज एब्जॉर्ब कर चुकी है, फिर वो 20% एब्जॉर्ब करेगी, फिर कोई 10% एब्जॉर्ब करेगा, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी एंड डूइंग नथिंग टू योर स्किन। ओके। So always apply 1 or 2 active ingredients on your skin and you can just go to sleep. उससे रात भर में वो चीज़ काम करेगी और आपकी स्किन हील हो जाएगी। ट्रिगर एलिमेंट्स के बारे में बताइएगा हमें जो स्किन को हार्म हम्म। करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्टिव्स यूज़ कर रहे हो, मान लो रेटिनॉल के साथ आपने ग्लाइकोलिक एसिड भी लगाना शुरू कर दिया कि मेरी स्किन और साफ हो जाए, मुझे एजिंग ना हो, हम्म। या लैक्टिक एसिड के साथ आप कोई और एसिड्स यूज़ कर रहे हो, या आजकल ऐसे काफ़ी इंग्रेडिएंट आपको मार्केट में मिलते हैं क्रीम्स जिसपे लिखा रहता है फ्रूट पील, फ्रूट क्रीम्स, ठीक हम्म। है। अब वो काफ़ी अनरेगुलेटेड होते हैं, 50-100 रुपए के भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उसको लेके लगाना शुरू कर दोगे, बाद में आपको पता चलेगा कि इट इज़ फुल ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो वैसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में जैसे सोन, जैसे भी मैंने बोला, मोमिटासोन, बेक्लोमिथासोन, हाइड्रोकॉर्टिजोन, हम्म। ये सब क्रीम्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी कॉम्बिनेशन के क्रीम्स नहीं लगाने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक मॉइस्चराइजर लगाया, फिर वो एब्जॉर्ब हो गया, फिर दूसरा हाँ हाँ हाँ, मॉइस्चराइजर श्योर लगा श्योर। लिया, फिर तीसरा मॉइस्चराइजर, हम्म। उसके बाद वो पूरा एक स्वेलिंग फेस लेके आ गए। हम्म। वो सारे एलर्जी कंपोनेंट्स एक साथ हो जाते हैं और आपके डॉक्टर को भी नहीं पता चलेगा कि किस चीज़ से एलर्जी हुई है। ओके। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी नया स्किन केयर प्रोडक्ट अगर आप ट्राई कर रहे हो तो जस्ट यूज इट वंस, एक बार फेस वॉश करने के बाद उसे लगा के छोड़ के आधे घंटे तक कुछ ना लगाए, उससे आपको पता चल जाएगा इससे मुझे एलर्जी तो नहीं है और ये मुझे सूट कर रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। मैम बताइएगा मुझे, जैसे जो लोग गोरे ज़्यादा हैं जी। उनको सन बर्न ज़्यादा होता है, राइट। और जिनकी स्किन डार्क है उनको टैनिंग ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों? और ये हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो आपकी फेयर स्किन होती है, फर्म स्किन होती है, उसमें मेलानिन कम होता है, तो मेलानिन इज ऑल्सो अ सन प्रोटेक्शन एजेंट जो आपको पिगमेंटेशन भी देता है, ठीक हम्म। है। हम्म। तो जब गोरी स्किन होगी उसमें मेलानिन कम होगा तो उसमें सनबर्न होने लगता है, ओके। क्योंकि मेलानिन इज अ सन प्रोटेक्टिव एजेंट। और जब आपकी डार्क स्किन होती है तो उसमें मेलानिन ज्यादा होता है, तो फिर वो आपको सन प्रोटेक्शन दे रही है, तो उसमें आपको टैनिंग होती है, हम्म। सनबर्न होता है, हम्म। राइट, पर हम्म। उसमें आपको कैंसर्स नहीं होते हैं। सो इट ओके। वर्क्स दैट वे। तो कम से कम डार्क जिनका कलर है वो राइट। एक वे में इसमें थोड़ा आगे हैं कि कम से कम हाँ उनको कैंसर वैंसर के चांसेस कम है। हाँ हाँ। ओके। मैम आप बताइए कि मेंटल स्ट्रेस और लेस स्लीप साइकिल कितना अफेक्ट करता है हमारे स्किन को? आई थिंक 100% इफेक्ट करता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हो या आपने स्लीप पूरी नहीं की तो हम्म। आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगती है, और वो स्ट्रेस हार्मोन्स इतने आराम से डाउन नहीं होते, वो मॉर्निंग और इवनिंग में सर्च करते हैं, अपने पीक पे होते हैं। जैसे कॉर्टिजोल हार्मोन जो होता है वो मॉर्निंग में आपको वेकअप कराता है, 4 या 5 बजे कॉर्टिजोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन होता है आपकी बॉडी में वेकअप कर जाता है, आपको जगाता है। ओके। और उसी में अगर आप टेंशन दिन भर लिए रहे हो तो वो कॉर्टिजोल हार्मोन बार बार एक्टिवेट होता रहेगा, जो स्ट्रेस हार्मोन है। हम्म। तो इससे आपको एक्ने आने लगेंगे, आपकी स्किन डल हो जाएगी, आपको हेयर फॉल होने लगेंगे। इवन जो सेकेंडरी चीजें हैं जैसे थायराइड हो गई या बॉडी में बाकी इश्यूज हैं वो सब भी होने लगते हैं। आप काफी डल महसूस करने लगते हो, आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। और इवन लेस स्लीप से आपका मेंटल स्ट्रेस खुद किक स्टार्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि मेंटल स्ट्रेस से ही आपकी बॉडी खराब हो रही हो। ओके। आप नींद कम ले रहे हैं और आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है तो उससे भी स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेंगे और आपकी स्किन और हेयर खराब हो जाएगी। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं मैं राइट। आपसे पूछूंगा, राइट। आप उनके बारे में बताइएगा मुझे। फर्स्ट वन इज लेज़र ट्रीटमेंट या फेशियल कराने से पहले हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए? कोई भी माइल्ड फेस वॉश यूज करना चाहिए, सनस्क्रीन इज अ मस्ट, उसको 6 to 8 आवर्स पे रिपीट करिए, और कोई बहुत लाइट सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। ओके। प्रेगनेंसी के टाइम स्किन में कई चेंजेस आते हैं, राइट। तो उस टाइम पे हमारे लिए बेस्ट स्किन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए?
और रेटिनॉल्स वगैरह आपको अवॉइड करने चाहिए, कोई हैवी एसिड या केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ ना करिए। लाइट मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से स्टिक रहिए। किसी भी डॉक्टर के पास जाके केमिकल पील वगैरह ना कराइए। और कोई भी अगर आप ओरल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या टॉपिकल सप्लीमेंट ले रहे हैं अपने स्किन के लिए, तो एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट अपने डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिए। ऐसे बहुत सारी दवाई और क्रीम्स होती हैं जो उस वक्त अवॉइड होती हैं। ये आपने ओरल सप्लीमेंट्स वगैरह बताया, ये भी ट्रेंड में है क्या अभी? हाँ, ये भी ट्रेंड में है। ओरल सनस्क्रीन आ चुके हैं, ओरल एंटी एजिंग आ चुकी है, काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं ओके। जिसमें ज़रूरी नहीं है कि जो एक दो चीज़ें लिखी हो वही मेन इंग्रेडिएंट हो। उनके बाइंडिंग एजेंट्स भी होते हैं जो आपके डॉक्टर को पता होते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि आपको नहीं लेना है। ओके। आजकल ऑनलाइन स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्रेंड में हैं, जी। तो क्या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज करना सेफ है या हम्म। ये स्कैम है? और नोन ब्रांड से आप परचेज कर सकते हैं, नोन वेबसाइट्स जेन्युइन हो जिस पे काफ़ी रिव्यूज़ पड़े हो, आप जानते हो जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब काफ़ी है हम्म। इस वक्त। तो इस पे फेक काफ़ी कम होता है, आप आराम से, आपके पैसे नहीं वेस्ट होंगे। पर अभी आप फेसबुक चला रहे हो, अचानक से कोई ऐड पॉपअप हुआ है कि ऐसे वेबसाइट का जो आपने कभी सुना नहीं है, तो हो सकता है आपके पैसे भी चले जाएं और आपको फेक क्रीम मिल जाए या वो क्रीम भी ना मिले। ओके। इसलिए बेटर यही रहता है कि आपके फ्रेंड्स जो वर्ड ऑफ माउथ आपको बता रहे हैं, आपको जो भी वेबसाइट्स पता है उसी से खरीदारी करें। शादी से पहले मैम क्या होता है ना कि ब्राइडल ग्लो पाने के लिए लड़कियां कई एक्सपेरिमेंट्स करती हैं अपनी स्किन पे, राइट। जो कि उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। हम्म। तो आप बताइए मुझे कि द बेस्ट वे क्या होना चाहिए? बेस्ट वे यही है कि माइल्ड फेस वॉश और सोप यूज करिए, वाइटनिंग सोप्स यू कैन यूज, स्टेरॉइड से दूर रहिए, सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगाइए। डॉक्टर के पास पहले से जाके आप हाइड्रा फेशियल्स लेजर पील करवा सकते हो, वो आप 6 महीने पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन 3 मंथ्स और वन वन के पैकेजेस होते हैं हाइड्रा फेशियल लेजर्स और मेडी स्पास के। वो ओके। सब करा के आप अपनी स्किन हेल्दी रख सकते हैं। डाइट हाइड्रेशन में क्या क्या फॉलो करना है इसके लिए आपको अपने डाइटिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आयुर्वेदा एंड मॉडर्न डर्मेटोलॉजी, इनमें से क्या बेस्ट है एंड वाई? आयुर्वेदा इज गुड टू बट इट इज ओके फॉर प्रिकॉशन। जैसे हम ओके। किसी भी चीज को, कोई भी बीमारी अवॉइड करना चाहते हैं, तो आयुर्वेदा के पास अच्छे प्रिकॉशंस हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं क्या करें। तो हम्म। उससे हम उस बीमारी से बच सकते हैं। जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे बीपी या शुगर होने के चांसेस हैं, कि मुझे जेनेटिकली मेरे पेरेंट्स को है, तो आयुर्वेदा फॉलो करके मैं उससे बच सकती हूँ। सेम इज विथ स्किन केयर प्रोटेक्शन, ठीक। हम्म। पर मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन इज समथिंग एल्स, वो साइंस और लॉजिक से बना है। तो जब आपको ऑलरेडी कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई या कोई बीमारी हो गई, तो मॉडर्न साइंस उस पर काम करता है। सो आयुर्वेदा हैज इट्स ओन रोल एंड मॉडर्न हैज इट्स ओन रोल। फ्यू कपल क्वेश्चंस। आप ये बताइए कि जैसे स्किन कैंसर के स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या हैं? अगर हम्म। वो सिम्टम्स अकर हो रहे हैं राइट। तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये स्किन कैंसर की स्टार्टिंग है। ओके। हम्म। जैसे कोई तिल या दाग है जो बढ़ रहा है, उसमें खुजली हो रही है, दर्द हो रही है, इरिटेशन हो रही है, कलर उसका बदल रहा है, हम्म। साइज सबसे पहली चीज होती है जो बढ़ने लगती है, ठीक है, बॉर्डर चेंजेस होने लगते हैं उसके तिल के, ओके। तो यानी कि वो स्किन कैंसर है। मोस्टली जो कैंसर स्किन के होते हैं वो तिल से शुरू होते हैं। हम्म। राइट। हम्म। तो एक तरीका ये है, या एक ऐसा घाव है जो ब्लीड कर रहा है, बार बार छूने पे ब्लीड कर रहा है, उसमें दर्द रह रहा है, वो जल्दी भर नहीं रहा है, तो भी आपके स्किन कैंसर के स्टार्टिंग के साइन हो सकते हैं। कुछ ट्रेंड्स के बारे में बताइएगा मुझे, जैसे जो लोग आते हैं और मतलब हम लोगों की जानकारी में ना हो। काफी डीआईवाई ऑप्शंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई टूथपेस्ट लगा रहा है, कोई नींबू लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। इवन देर आर पीपल जो मतलब इंसेक्ट क्रीम्स तक लेके आते हैं थाईलैंड बैंकॉक से और अपने फेस पे लगा लेते हैं, उससे नोन एलर्जी हो जाती है। इंसेक्ट क्रीम्स। इंसेक्ट क्रीम्स, ओके। आपने सुना होगा कैटरपिलर कॉकरोच जैसे बाहर खाते हैं थाईलैंड में, हम्म। उसके क्रीम्स भी मिलते हैं। तो लोग स्नेल क्रीम, स्नेल म्यूसन और इंसेक्ट क्रीम्स ये सब लगा के भी आते हैं, ट्राई करते हैं बाकी बाकी वेबसाइट से, उससे एलर्जी हो जाती है। तो दैट इज अ वेरी पेक्यूलियर केस कि वाई पीपल आर डूइंग दैट व्हेन यू हैव हम्म। गुड इंग्रेडिएंट्स इन इंडिया। तो एक ट्रेंड तो ये काफी चल रहा है जिसपे लोग अभी जल्दी बात नहीं कर रहे हैं। हम्म। दूसरा, फेस टेपिंग। रोज रात में लोग 50 तरीके के टेप फेस पे लगा के सो रहे हैं कि इससे टाइटनेस रहेगी, फेस लिफ्ट होगा। हम्म। दैट इज डूइंग नथिंग टू योर स्किन। आप अपने स्किन को ठीक से ब्रीथ करने नहीं दे रहे, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो आपको प्रीमेच्योर एजिंग, पिगमेंटेशन सब स्टार्ट हो जाएगी। ओके। बाकी जो आपने ये लेयर वाला बताया कि कई लेयर के स्किन रेजिमेन होते हैं, देर आर 10 लेयर्स, 15 लेयर्स, 20 लेयर्स, इवन 25 लेयर्स। पीपल आर कमिंग विथ ह्यूज बैग्स, उसमें उनके 5 तरीके के फेस वॉश सरम्स निकल रहे हैं। हम्म। एंड इवन वी हैव टू मेक अ कंप्लीट लिस्ट कि इसमें भी सैलिसिलिक एसिड है, इसमें भी सैलिसिलिक एसिड है, इसमें भी सैलिसिलिक एसिड है। ओके। So instead of 2% salicylic acid, you are applying 50% salicylic acid. So that is also not good. People are going crazy over layers of sunscreens and other serums. ओके, ये जो आपने बताया कि इंसेक्ट क्रीम्स वगैरह आती हैं, शायद उसी वजह से क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्रेंड में है।
राइट राइट। कोरिया इसीलिए काफी इंडिया में आगे बढ़ गया है क्योंकि लोगों को कोरियन ब्यूटी चाहिए, दे वांट हम्म। ग्लास स्किन। नाउ ग्लास स्किन इज अ मिसनोमर, इवन ऑल द डर्मेटोलॉजिस्ट यूज इट कि यू विल गेट ग्लास स्किन, बट देर इज नथिंग लाइक ग्लास स्किन इन इंडियन स्किन। व्हाई? क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन है, जो स्किन टाइप है, जो हमारे जेनेटिक्स में एक है, वो हम्म। कम्प्लीटली ग्लास स्किन कभी नहीं हो सकती। दैट विल बिकम ग्लास स्किन ओनली विद अ कॉम्पैक्ट फाउंडेशन एंड अ कंसीलर। ओके। ठीक है। आप सिर्फ अपनी स्किन क्लीन रख सकते हो कि उस पे एक्ने ना आए, उस पे पोर्स ज्यादा बड़े ना हो, ये सब ना हो। तो उसके लिए बेसिकली आपको लेजर्स, पील्स, बोटॉक्स ये सब कराना चाहिए, ना कि ये सब क्रीम्स यूज करनी चाहिए। नाउ देर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड फॉर राइस वाटर, एवरीबडी इज अप्लाइंग राइस वाटर कि हम्म। व्हाइट हो जाएगा। इट इज नॉट गिविंग यू द सेम व्हाइटनेस विथ कोरियन प्रोडक्ट्स, राइट? जो कोरियंस यूज कर रहे हैं उनकी व्हाइटनेस हो रही है, वो सेम आपके में नहीं आ सकती क्योंकि आपकी जेनेटिक्स कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ओके। एक बार आई थिंक डॉक्टर से कंसल्ट करके आपकी स्किन टाइप क्या है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, आपको बाकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर एआई स्किन एनालिसिस मशीन्स इन मार्केट, इवन हमारे क्लिनिक में भी हम यूज करते हैं। तो ओके। उससे पता चल जाता है कि जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है उसके अलावा आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम्म। उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट अपना डेली यूज कर सकते हैं, इतना एक्सपेरिमेंट करने की जगह। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर थैंक यू। प्रीशियस टाइम। एंड मैम, मैं एक ये लास्ट क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ हम्म। कि हमको अपनी स्किन की केयर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, उसी हम्म। से आप ब्रीथ करते हो एक तरीके से। नॉट इवन योर लंग्स एंड नोज आर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो कुछ भी आप अपने स्किन पे लगा लोगे वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। हम्म। आपने सुना होगा कि ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं जिनमें दवाई होती है, आप जस्ट उसको स्किन पे लगा लो, आपका बुखार उतर जाता है, आपका दर्द उतर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका सब कुछ स्किन से एब्जॉर्ब हो रहा है। हम्म। तो अगर आप उसी ऑर्गन का ख्याल नहीं रखोगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपका साथ नहीं देगी। इसलिए स्किन केयर इज अ मस्ट। ओके, थैंक यू सो मच मैम थैंक यू। कि आप आए पॉडकास्ट में हमारे। एंड आई होप कि हम जल्दी दूसरा पॉडकास्ट भी शूट करेंगे श्योर, इट वॉज फन ऑडियंस। विथ यू। थैंक यू सो मच मैम। एंड वन थिंग कि आप मुझे सर का नंबर ज़रूर दे देना प्लीज़। मैं ये वीड मैं वीडियो में बोल दे रहा हूँ ये। अगर आपने नहीं दिए तो मैं ये क्लिप डालूंगा कि उन्होंने नंबर दे दिए मुझे। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर को भी शेयर कर देना वीडियो, क्योंकि नॉलेज छुपाने से नहीं, फैलाने से ही मिलती है असली चमक। और हाँ, अगली बार आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं कि हम बात करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए फेस पर स्माइल रखो, बालों में स्टाइल रखो, और सिर्फ पॉजिटिव वाइब रखो। धन्यवाद।